मीडिया एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएफआई की। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भारत का एक ऐसा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ही देश को दहलाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल पीएफआई का जन्म नवंबर 6 में केरल में हुआ। केरल के 3 मुस्लिम संगठनों ने मिलकर के इसको बनाया। उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था कि इसको आरएसएस की तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। केरल में उनकी हर साल परेड होती थी, हर साल आरएसएस की तरीके से उनकी परेड होना, आरएसएस की तरीके से उनकी यूनिफॉर्म होना, कुछ ना कुछ आरएसएस की तरीके से वो सिमिलरिटी रहती थी। उनका एजेंडा था जिस तरीके से हिंदुओं का एक इतना बड़ा संगठन है उसी तरीके से मुस्लिमों का एक संगठन तैयार किया गया। लेकिन आरएसएस का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। आरएसएस जो है वो राष्ट्र हितों में या राष्ट्रवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व करके अपने आप को राष्ट्रभक्त संस्था कहलाती है। लेकिन इसके गैर पीएफआई ने नकल तो आरएसएस की करी, लेकिन संगठन वो देश विरोधी बन गया। कैसे? पीएफआई का नाम जब आप देखेंगे भारत में बड़े दंगों में तो कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम आपको जरूर दिखेगा। किसी लव जिहाद की स्टोरी में आप जाएंगे तो पीएफआई का नाम जरूर दिखेगा। 27 से ज्यादा राजनैतिक हत्याओं में पीएफआई का नाम जरूर दिखेगा। इसकी वजह है पीएफआई का एक पूरा सरल एजेंडा था कि देश में अराजकता का माहौल पैदा करें। पीएफआई ने जब अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो गैर लाभकारी संस्था के रूप में कराया, लेकिन जब एनआईए ने अपनी जांच शुरू करी तो पता लगा कि पूरी दुनिया से उनको पैसे मिलते हैं भारत में आतंक फैलाने के लिए। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के कान तब खड़े हुए जब पीएफआई ने बिहार के फुलवारी शरीफ में भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बड़ा कांड करने की तैयारी कर ली थी। सुरक्षा एजेंसियों को लीक हुआ और उन्होंने वहां से कई लोगों को अरेस्ट किया। अरेस्ट में पता लगा कि पटना में रहने वाले एक शख्स ने उनकी रैली में एक बहुत बड़ा विस्फोट और बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी करी। इसके बाद पीएफआई के खिलाफ कई एक और सबूत इकट्ठे करने सरकार ने शुरू कर दिया। देश में कई जगह पीएफआई के ऑफिसों में छापे मारे गए, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। आज की डेट में लगभग 300 लोगों को अब तक पीएफआई के सदस्यों को भारत की सुरक्षा एजेंसियों व स्टेट पुलिस ने दोनों ने मिलकर के अरेस्ट किया है, नजरबंद किया है। सारे ऑफिसों को बंद कर दिया गया है। पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। दरअसल पीएफआई सिमी का ही एक रूप है। आज से कुछ साल पहले सिमी करके एक संस्था हुई थी। सिमी करके एक संस्था थी जो ऐसे लोगों की ही संस्था थी जो भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते थे और कहते थे कि हम समाज सेवक हैं। पीएफआई की भर्ती का आप सुन करके बड़ा आपको आश्चर्य होगा, पीएफआई में भर्ती कैसे होती है। दरअसल जब सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ करी तो पता लगा पीएफआई में ऐसे लोगों को भर्ती किया जाता था जो कर्जदार होते थे, नाई होते थे, वो ऐसे मुस्लिम जो गरीब होते थे, छोटे छोटे जगहों पे काम करते थे, जिनको हर वक्त पैसे की जरूरत रहती थी, उनको बलगरा करके पीएफआई का मेंबर बनाया जाता था। 26 दिन की ट्रेनिंग दी जाती थी। 26 दिन की ट्रेनिंग में उनको कंप्यूटर हैकिंग से लेकर के सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। साथ में उनको ये भी बताया जाता था कि कैसे भारत विरोधी गतिविधियों में आपको इन्वॉल्व होना है और उनके दिमाग में भारत के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत भर दी जाती थी ताकि वो भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो। जब आप दंगों की बात करेंगे तो पिछले साल दिल्ली में हुए दंगे को देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। आप आज भी टेलीविजन पर उसके विजुअल देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा दंगा भारत की राजधानी में कैसे हो सकता है। दरअसल इस दंगे को पीएफआई ने ही पूरा मैनेज किया था। पीएफआई ने पूरी तरीके से इसमें फंडिंग करी थी। पीएफआई की पूरी 6 महीने की प्लानिंग के बाद ये दंगा हुआ था जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जानें चली गई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार कहा कि पीएफआई भारत में कई जगह पर ऐसे दंगे करवाना चाहती है। उसने करौली में भी ऐसे दंगे कराए, उसने हाथरस में भी ऐसे दंगे कराए, उसने दिल्ली में भी ऐसे दंगे कराए। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले में बहुत सख्त है। आज ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे संगठन को कभी नहीं माफ किया जा सकता है जो भारत की अखंडता को तोड़ने के लिए काम किया है। दरअसल पीएफआई उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा एक्टिव थी। उसकी नजर राम मंदिर में थी, उसकी नजर बहुत सारे वीआईपी नेताओं के ऊपर थी। वो कहीं ना कहीं वायलेंस फैला करके उत्तर प्रदेश में दंगे फैला करके बड़े नेताओं को भी अपना निशाना बना सकता था। पीएफआई नूपुर शर्मा के ऊपर भी बहुत ज्यादा नाराज थी और पीएफआई के लोगों ने एक तरीके से
कई जगह पर हिडन प्राइज मनी रखी हुई थी कि नुपुर शर्मा की जो हत्या करेगा उसको पीएफआई सपोर्ट करेगी। इसी तरीके से पीएफआई की कई भारत के बड़े नेताओं के ऊपर भी नजर थी कि उनकी हत्या या उनकी रैलियों में बड़े विस्फोट करने की तैयारी थी। ये सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर शक किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज पीएफआई पर लगे बैन पर खुशी जताई और कहा है जो लोग राष्ट्र की एकता अखंडता तोड़ेंगे उनको हम कभी माफ नहीं करेंगे। कुछ इसी तरीके से कई बड़े हिंदू संगठन और हिंदू नेताओं ने भी इसका स्वागत किया है। अब तक लगभग 300 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। पीएफआई के खातों को खंगाला जा रहा है कि उनको पैसे कहाँ से मिलते थे। बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देशों के भी नाम सामने आ रहे हैं जो पीएफआई को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां बहुत तेजी में चौकन्नी हो चुकी हैं और पीएफआई के ऊपर 5 साल के ऊपर बैन लगा दिया गया है। लेकिन ये भी सच है जिस तरीके से सिमी के ऊपर बैन लगाया गया था और पूरी तरीके से टूट गया था, इसी तरीके से पीएफआई के ऊपर बैन लगाया। लेकिन पीएफआई भी आगे चल के किसी और संस्था का नाम बदल करके अपना काम शुरू कर देगी। सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर भी काम करना शुरू कर दिया है कि भविष्य में पीएफआई अपना सर नाम बना सके। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए।